कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए होता क्या है, प्रणालिका के रूप में दिखाते हैं आपको समझाने के लिए। एक प्रणालिका है ऐसे, इसका एक सिरा बैटरी के एक ध्रुव से और दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे ध्रुव से जोड़ सकता है। ठीक है, होता क्या है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट इसमें 0 से बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, शुरू में तो कोई करंट नहीं थी, यानी प्रारंभ में करंट 0 है, और करंट 0 से बढ़ के मान लीजिए कुछ वैल्यू तो पहुंच रही है, 1 2 3 4 5 6 7 जो वैल्यू तो पहुंच रही है, तो मान लेते हैं 0 से बढ़ के करंट मैक्सिमम वैल्यू I नॉट पे पहुंच रही है। ठीक है, 0 से बढ़ के करंट कहाँ तक पहुंच रही है, I नॉट पे। इसी को बताए थे, धारा का क्या है, बोलिए उच्चिष्ट मान है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पीक वैल्यू ना। धारा का उच्चतम मान होता है 0 से I नॉट, और उसके बाद I नॉट से 0, फिर 0 से माइनस I नॉट, फिर माइनस I नॉट से 0। जब ये प्रेरित वहाँ पर जब कुंडली घुमाते हैं ना, तो ऐसे ही बनता है। तो हुआ क्या कि जब इस कुंडली में विद्युत धारा 0 से I नॉट तक बढ़ेगी, तो इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, सॉरी, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, यानी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो कुंडली लेंज के नियम से आदेश देगी अपने इलेक्ट्रॉनों को कि उसका विरोध करो ना। तो अब विरोध करने के लिए इलेक्ट्रॉन उल्टा घूमेंगे, तो फिर बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन कहेगी नहीं उल्टा नहीं घूमना है, सीधा घूमना है, उसके लिए फिर एनर्जी देगी, लेकिन नहीं करंट बढ़ाएगी, एनर्जी देगी, तो फिर ये विरोध करेगा, जिससे कारण ये फिर बैटरी एनर्जी देगी। मतलब यहाँ से एनर्जी निकलती है और इसमें इलेक्ट्रॉनों घुमाने में लगती है, लेकिन कुंडली भी उल्टा इलेक्ट्रॉनों घुमाने के लिए उसी एनर्जी का प्रयोग करती है ना। इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो हम लोग यही पढ़ना है, कुंडली में कितनी स्थिति ऊर्जा इकट्ठी होगी, संचित कितनी होगी स्थिति ऊर्जा। उसी स्थिति ऊर्जा से होगा क्या, जैसे स्विच ऑफ करेंगे ये एनर्जी देगी, इलेक्ट्रॉनों कहेगी कि अब उल्टा घूमो, इलेक्ट्रॉन को जाने मत दो, है ना। तो हम लोग को ये पढ़ना है कि कुंडली में कितनी संचित स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो संचित स्थिति ऊर्जा का ये फॉर्मूला पर है, किया गया कार्य, अगर किसी पिंड पर कार्य करेंगे जितना कार्य करने में ऊर्जा लगेगा वही ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यही पढ़े हम लोग ना, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि किसी पिंड पर कितना कार्य किया गया। ठीक है, तो मान लो किसी क्षण धारा आई थी, यहाँ पे धारा I नॉट है, किसी क्षण धारा कितनी थी, आई थी, किसी क्षण, किस समय पे, dt समय पे। ओके, मान लीजिए किसी क्षण धारा आई थी, तो किया गया कार्य dw बराबर क्या होगा, इससे पहले आप लोग को निकाले, बोलिए किसी क्षण अगर परिपथ में या इस कुंडली में धारा आई थी, तो किया गया कार्य dw बराबर होगा, अरे भैया तुम लोग कभी ऐसा पढ़े हो, w बराबर v क्यों ना पढ़े, पढ़े हो ना, पढ़े हो, w बराबर v क्यों पढ़े हो, q बराबर क्या पढ़े हो, it, q बराबर क्या पढ़े हो, it पढ़े हो, इसे it। हम कह रहे हैं किसी क्षण dt पर, मतलब समय dt था, उस समय परिपथ में धारा आई थी, तो बैटरी द्वारा कितना कार्य किया गया, dw बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल E, कितनी करंट थी I, और समय कितना dt। तो किसी क्षण इतना कार्य हो रहा है, dw बराबर EI dt, जहाँ E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसी प्रेरित विद्युत वाहक जितना ही उत्पन्न करेगा उसी का विरोध करने के लिए, चाहे ये जितना ऊर्जा इसमें भेजेगी उसका विरोध करने के लिए यही E उत्पन्न होता है, dw EI dt। ठीक है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक करंट को चेंज करना है, 0 से लेके I नॉट तक। तो किसी क्षण I पर dt समय पर करंट I थी, तो dw कार्य हो रहा था, तो कुल कितना कार्य होगा 0 से I नॉट तक चेंज करने में। इसलिए लिखेंगे 0 से I नॉट तक धारा को परिवर्तित करने में, धारा को
परिवर्तित करने में किसके द्वारा कार्य करना पड़ेगा? सेल द्वारा। यही ना कार्य करेगा, क्योंकि यही चेंज कर रहा है। जैसे ये चेंज कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो इसको कार्य करना पड़ेगा। तो 0 से I0 तक धारा को परिवर्तित करने में सेल द्वारा या बैटरी द्वारा, सेल द्वारा कृत कार्य कितना होगा? सेल द्वारा कृत कार्य को W से दिखाएं तो W बराबर समाकलन 0 से I0 तक, यानी प्रारंभ में करंट 0 थी और मैक्सिमम करंट I0 तक है। ठीक है, किसका कार्य? तो छोटा सा जो कार्य आता है उसी का समाकलन कर देते हैं। छोटा सा कार्य कितना है? dw, उसी का समाकलन कर देंगे। तो w इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 0 से I0 dw का मान रख दीजिए ei dt, ऐसे पढ़े ना, w इक्वल टू ei dt। अब ये बारिश हो रही है ना, तेज हो रही है। w इक्वल टू इंटीग्रल 0 से I0 e, i का मान कुछ आप रख सकते हैं या e का मान ही चेंज कर दीजिए, e का मान ही चेंज कर दीजिए। आप लोग ऐसे कभी पढ़े हैं? पता नहीं आप लोग पढ़े हो कि नहीं। चलिए i को नहीं चेंज करें, e का मान पहले माना लिख लेते हैं, अभी देखते हैं किसको चेंज करना सही रहेगा। i को नहीं चेंज करते हैं, e को चेंज कर देते हैं। ओके, e को चेंज कर देते हैं। बोले फिगर बना लिए हैं? देखिए बना लीजिए जल्दी से। अब बोल दें, ठीक है मान लीजिएगा आप उनको। देखिए माना किसी कुंडली में विद्युत धारा 0 से बदलकर I0 किया जाता है, 0 से बदलकर I0 किया जाता है। हो गया, 0 से बदलकर I0 किया जाता है। आगे इस प्रक्रिया में सेल द्वारा कुल W कार्य किया जाता है, सेल द्वारा कुल W कार्य किया जाता है। इस प्रक्रिया में सेल द्वारा कुल W कार्य किया जाता है। यही कार्य कुंडली में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यदि किसी क्षण dt पर परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही हो, तब
यहाँ पे आई को अभी बाद में उसके बाद यहाँ से लिखेगा, अब यहाँ देखिए आई को चेंज नहीं करते हैं, ई को चेंज कर देते हैं एल के रूप में। तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं ये वाला कभी कि ई बराबर होता है माइनस एल डी आई अपन डी टी, पढ़े हैं ना ऐसा। तो ई की जगह उतना लिख सकते हैं, ई की जगह क्या लिख सकते हैं एल डी आई अपन डी टी, माइनस क्या बताता है विरोध कर रहा है बस, ठीक है, इंटू आई डी टी। ये होता है ये डी टी कट गया तो क्या मिला एल आई डी आई, डब्ल्यू इक्वल टू हो गया इंटीग्रल 0 टू आई नॉट एल आई डी आई। ये तो एल कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, आई डी आई हो जाएगा, यानी आई का समाकलन कितना होगा इधर लिख देते हैं आप, जगह नहीं है तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एल, आई का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन 2। जब ये यक्स डी यक्स का समाकलन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो आई का समाकलन आई स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आई नॉट, 0 से लेके आई नॉट तक, ठीक है। एक बार अपर लिमिट रखिए, एक बार लोअर लिमिट रखिए। तो अपर लिमिट रखिए तो आएगा आई नॉट का स्क्वायर, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बस अपर लिमिट का स्क्वायर मिलेगा बस हमको। डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एल आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा, लिखवाया भी गया है, इसलिए लिखेंगे स्थिति ऊर्जा, इसलिए लिखेंगे स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/2 L इंटू आई नॉट का स्क्वायर, 1/2 L इंटू आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। लोग करिए ऐसा ही हम लोग पीछे भी पढ़े हैं, किसमें पढ़े हैं समांतर प्लेट संधारित्र में संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितना होता था 1/2 कितना एफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर, नहीं वैसा करें हाँ यही पढ़े ना, समांतर प्लेट संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा 1/2 एफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर होता है, ठीक है। सेम उसी तरह से 1/2 एल इंटू आई नॉट का स्क्वायर। यहाँ पे तीव्रता बदलती है तो एनर्जी बदलती है, यहाँ पे करंट बदलेगा तो एनर्जी बदलेगा। यहाँ कांस्टेंट एफ साइलेंट नॉट, यहाँ कांस्टेंट एल, ओके जी। तो समांतर प्लेट संधारित्र के तुल्य ही है, यह भी काम करता है एनर्जी को इकट्ठा करने का, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस है बिना किसी हर्रे फिटकरी के करंट को रोक देगा। प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध क्या करता है उसमें लंबाई और क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, जिस कारण से उसमें कभी धारा अधिक बहती है कभी धारा कम बहती है। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस तार कैसा भी हो बस विरोध करेगा उल्टा, और उसी कारण करंट आपकी कम हो जाती है। इसीलिए ये वाले इससे रेगुलेटर बनाए जाते हैं, ये इंडक्टेंस से रेगुलेटर बनाए जाते हैं। वो फराटा वाला फैन भी इसी ही काम करता है, इंडक्टेंस से ही। सब बताएंगे आपको एग्जांपल में एक एक करके इसके क्या क्या यूज है, बहुत अच्छे यूज है। ये जल्दी खराब भी नहीं होता है, इसमें एनर्जी का लॉस भी नहीं होता है। ये तो एनर्जी का लॉस आपको अगले चैप्टर में धारा बताएंगे कि जब शुद्ध प्रेरकत्व होता है ना तो उसमें एनर्जी का लॉस भी नहीं होता है, जबकि प्रतिरोध में एनर्जी का लॉस होता है उष्मा के रूप में। प्रतिरोध में जब धारा जाती है तो गर्म होता है, ये भी गर्म होता है, ऐसा नहीं गर्म नहीं हो, लेकिन इसमें बहुत कम एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। सब बताया जाएगा आपको अगले चैप्टर में। तो फिलहाल समान ये कुंडली में संचित स्थिति ऊर्जा कितना होता है 1/2 L इंटू आई नॉट का स्क्वायर, जहाँ आई नॉट कितना है मैक्सिमम करंट, ठीक है। इतनी एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी। उसके बाद करंट अगर स्टेबल हो गए, 90 तो धारा बढ़ रही है ना घट रही है, उतनी ऊर्जा उसमें इकट्ठा रहेगी, और जैसे ही घटेगा फिर ये इतनी एनर्जी में से एनर्जी देके उसको कंप्लीट करना चाहेगा, पूरा करेगा, जिसके कारण से इसकी मांग लगातार घटती जाएगी और एक समय आएगा कि यह शून्य हो जाएगा। इसलिए जो कभी कभी बल्ब होते हैं काफ़ी देर तक जलते हैं। सप्लाई बंद कर दीजिए फिर भी जलेगी, क्योंकि उनके पास पहले से इतनी एनर्जी रहती है ना, जब रहती है एनर्जी। तो कुंडली में संचित स्थिति ऊर्जा 1/2 L इंटू आई नॉट का स्क्वायर होता है, ओके ठीक। अब हम लोग
पढ़ेंगे कि प्रेरकत्वों को अगर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होता है। जैसे कैपेसिटर का श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़े हैं, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़े हैं, उसी तरह आज पढ़ेंगे हम लोग प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ओके ठीक है, तो इसको स्टॉप कर लीजिए, एक नया वीडियो बनाए स्टॉप कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। संयोजन प्रेरकत्वों का संयोजन, प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन देखना है। तो पहले देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, चलो भैया श्रेणी क्रम के नियम बताओ। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और दूसरा नियम क्या है, श्रेणी क्रम में कुल विभव अलग अलग विभव के योगफल के बराबर होता है, यही ना। ठीक है, तो मान लीजिए ना कि दो प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो याद रखिए देखिए प्रतिरोध को ऐसे दिखाते हैं, कैपेसिटर को ऐसे दिखाते हैं और प्रेरकत्व को ऐसे दिखाते हैं। कुंडली कुंडली बनाई जाती है तभी प्रेरकत्व होता है। ठीक है, तो प्रेरकत्व को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ये R है, ये C है और ये क्या है, L है, याद रखिएगा। ओके, जितना ज्यादा फेरा होगा पता है, जितना ज्यादा फेरा होगा उतना ही ज्यादा प्रेरकत्व होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं ना हम लोग कि दो प्रेरकत्व ले लेते हैं अलग अलग मान के, ऐसे हम लोग दो प्रेरकत्व और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। देखिए ध्यान से, दो प्रेरकत्व ले लिया, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। मान लिया इसका प्रेरकत्व L1 है और इसका प्रेरकत्व L2 है, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और करंट फ्लो करा दिए I। कितना करंट फ्लो करा दिए I, तो इससे भी आई जाएगी, इससे भी आई जाएगी। बताओ जब इससे आई जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स इससे बनेगा कि नहीं बनेगा, इससे चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। क्या दोनों समान चुंबकीय फ्लक्स बनेगा? बोलिए, अलग अलग बनेगा। क्यों? क्योंकि सबका प्रेरकत्व अलग अलग है, इससे अलग अलग चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। दो प्रेरकत्व L1 L2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया और विद्युत धारा I प्रवाहित कर दिया गया। तब पहले प्रेरकत्व से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को दिखाएं, ∅1 दिखा देते हैं। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅1 लिख दें तो ∅1 इक्वल टू हो जाएगा, बोलिए L1 × I। अरे आप लोग पढ़े ना L∅ बराबर LI, तो ∅1 इक्वल टू L1 × I। ठीक है, तथा दूसरे प्रेरकत्व से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना? चुंबकीय फ्लक्स को जब ∅2 दिखाते हैं तो ∅2 इक्वल टू हो जाएगा L2 × I। ∅1 का मतलब मान लो कि पहला प्रेरकत्व 4 चुंबकीय बल रेखा ही तो होता है संख्या, तो पहला प्रेरकत्व 4 चुंबकीय बल रेखा बनाया और ∅2 मतलब दूसरा प्रेरकत्व 5 चुंबकीय बल रेखा बनाया। तो इसने 4 बनाया, इसने 5 बनाया, कुल कितना बना? 9 बना। इसके स्थान पर हम एक ऐसा प्रेरकत्व लगा दें जो कितना बल रेखा बनाए? 9 चुंबकीय बल रेखा बना दे, तो इसके तुल्य हो जाएगा कि नहीं? तुल्यता का यही पहचान होता है कि इसने जितना काम किया, दोनों ने मिलकर जितना काम किया उतना अगर कोई अकेले कर देगा तो इसका मतलब वो इसके क्या है? तुल्य है। ओके, समझ में? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसने ∅1 कार्य किया, इसने ∅2 कार्य किया। मान लेते हैं कि इसके स्थान पर एक तीसरा प्रेरकत्व लगा दिया इन दोनों के स्थान पर, जितने इन दोनों के बराबर अकेले काम कर दिया। यानी अगर उसने चुंबकीय फ्लक्स ∅ बनाया तो ∅ बराबर ∅1 + ∅2। ठीक है, तब क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे कि माना L प्रेरकत्व का इन दोनों के स्थान पर लगा देने से, दोनों के स्थान पर
जो इन दोनों फ्लक्सों के योगफल के बराबर है, या जहां लिख देंगे फाई फ्लक्स बनता है जहां कंडीशन क्या है कि फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, तभी तुल्य होगा। जब तक ये दोनों के बराबर फ्लक्स अकेले नहीं बनाएगा तुल्य नहीं होगा। तो इसने फ्लक्स फाई वन बनाया, इसने फ्लक्स फाई टू बनाया, इसने फ्लक्स फाई बनाया, और हम कह रहे हैं कि ये जो फाई बना रहा है ये फाई वन प्लस फाई टू के बराबर है। इसका मतलब कि ये तुल्य प्रेरकत्व है। एल क्या है? तुल्य प्रेरकत्व। तो बताओ ना जरा हमको, तब फाई बराबर क्या होगा? जैसे हम लोग पढ़े हैं फाई वन बराबर एल वन आई, फाई टू बराबर एल टू आई। तो एक फिगर बना के दिखाते हैं कि अब इनके स्थान पर हम एक तीसरा प्रेरकत्व लगा दिए एल का, इसमें भी करंट वही जाएगी आई, और इसने फ्लक्स कितना बनाया फाई, तो फाई बराबर क्या होगा? एल आई। फाई बराबर एल आई उठा के यहाँ रख दीजिए समीकरण एक में, इसलिए लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से एल इंटू आई इज इक्वल टू एल वन इंटू आई प्लस एल टू इंटू आई सब में है, कट जाएगा। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2, यानी श्रेणी क्रम में प्रेरकत्वों को सीधे सीधे जोड़ दें तो वह तुल्य प्रेरकत्व हो जाता है। और ऐसा ही प्रतिरोध में भी आप लोग पढ़े, प्रतिरोध में भी श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ दीजिए तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर में उल्टा होता है ना, तो इसको नोट करिए किसका क्रम है? श्रेणी क्रम से। ठीक है, अब हम लोग का अगला रहेगा समांतर क्रम से।